अरे बेटा आज स्टार्ट करते हैं सर। तो हमारा एमसीक्यू का पेपर फरवरी मार्च 2025 पेपर 12 आ जाए। सर स्टार्ट करते हैं पहले से। अब क्योंकि पहला पेपर है बेटा तो मैं हर आपको जो है वो एमसीक्यू करवाऊंगा। ठीक है कहता है अ बिजनेस एम्प्लॉयज अ बुक कीपर एंड एन अकाउंटेंट। सर बुक कीपर और अकाउंटेंट दोनों एम्प्लॉय करते हैं। व्हाट टास्क डज द अकाउंटेंट परफॉर्म। अब बेटा देखो याद रखना बुक कीपर कौन होता है सर। जो डबल एंट्रीज बनाता है बेटा, याद रखिएगा। जो भी डबल एंट्रीज बनाते हैं ना वो बुक कीपर होता है। डबल एंट्रीज हो गया, जनरल लेजर हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया, ये जितनी भी बेसिक चीजें हमने पढ़ी थी ना बेटा, ये सब बुक कीपर का काम होता है। तो सर एक्सट्रैक्टिंग बैलेंसेस फ्रॉम। अब बेटा देखो, जब भी थ्योरी का एमसीक्यू आएगा ना भाई, तो सबसे अच्छा तरीका इस तरह के एमसीक्यू को सॉल्व करने का क्या है सर, कि आप पहले गलत आंसर्स हटा दें। जब आप गलत आंसर्स हटा देंगे ना पिक्चर से, तो जो आंसर बचेगा दैट विल बी ऑटोमेटिकली योर आंसर। तो मैंने आपको बता दिया बुक कीपर जितनी भी डबल एंट्री रिलेटेड, टी अकाउंट रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, ट्रायल बैलेंस रिलेटेड, ये सब बुक कीपर करता है बेटा। एक्सट्रैक्टिंग बैलेंसेस फ्रॉम लेजर अकाउंट टू प्रोड्यूस अ ट्रायल बैलेंस, सर ये नहीं हो सकता, ये बुक कीपर का काम है। आपको अकाउंटेंट क्या काम करता है वो बताना है। अच्छा सर, मेकिंग अ जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल, अगेन जर्नल एंट्री यानी डबल एंट्री की बात हो रही है, बुक कीपर का काम है बेटा। रिकॉर्डिंग सेल्स एंड परचेज इनवॉइसेस इन बुक्स, अगेन बेटा बुक कीपर का काम है। अकाउंटेंट क्या करता है सर, सी इज द आंसर, प्रिपेयरिंग अ मंथली रिपोर्ट दैट एनालाइजेस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। सर ये जितनी भी एंट्रीज, डबल एंट्रीज, लेजर्स, टी अकाउंट्स, ट्रायल बैलेंस, इनवॉइसेस रिकॉर्ड करना, इन सब का ताल्लुक बुक कीपर से है। जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की बात करूंगा और आगे जितने भी काम होंगे वो सब अकाउंटेंट करता है। अच्छा आगे हैं, कहते हैं ट्रांजेक्शन हैड द फॉलोइंग इफेक्ट्स, एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं, लाइबिलिटीज डिक्रीज हो रहे हैं और कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। आपसे कहते हैं द बिजनेस इज नॉट ओवरड्रॉन एट द बैंक, यानी हमारा कोई बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है। बताओ विच ट्रांजेक्शन हैज हैपेंड, कौन सी ट्रांजेक्शन है जो हुई है जिसकी वजह से ये अफेक्ट आ रहा है। अब और जरा मैं नीचे से स्टार्ट करता हूं। बोलता है गुड्स वर सोल्ड टू अ क्रेडिट कस्टमर फॉर मोर देन देयर कॉस्ट प्राइस। अब जरा इस पे हम अफेक्ट समझते हैं। हर किसी का हमें अफेक्ट समझना पड़ेगा बेटा। सर गुड्स बेच रहे हैं यानी आपका इन्वेंट्री कम हो रहा है, ऐसा ही है। और आपने बेचा है फॉर मोर देन देयर कॉस्ट प्राइस, यानी आपका इन्वेंट्री जो है वो कॉस्ट प्राइस से कम हो रहा होगा। और आपका जो रिसीवेबल्स है वो बढ़ रहा होगा सेलिंग प्राइस से। यानी कॉस्ट प्राइस यूजुअली लेस होती है और सेलिंग प्राइस यूजुअली ज्यादा होती है। सर इससे आपका होगा क्या, सर इससे तो आपका एसेट बढ़ेगा। भाई इन्वेंट्री कम हो रहा है, लेट सपोज इन्वेंट्री कॉस्ट प्राइस थी 1000, इन्वेंट्री कम हो रहा है 1000 से, बेचा 1200 का है, तो नेट आपका एसेट जो है वो बढ़ेगा। सर हमें तो दिखाना है कि एसेट कम हो रहा है, हमें तो दिखाना है एसेट कम हो रहा है। अगर मैं डी की एक ट्रांजेक्शन पढ़ूं तो उसमें एसेट बढ़ता है, कम नहीं होता। सर आपने लायबिलिटी और कैपिटल को क्यों नहीं देखा बेटा, एक मीट होगा तो अगले पे जाऊंगा ना। ठीक है सर, तो एसेट बढ़ रहा है इस केस में, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। अच्छा सर दूसरा, गुड्स वर सोल्ड टू अ क्रेडिट कस्टमर फॉर लेस देन देयर कॉस्ट प्राइस। सर यहां पे आप बिल्कुल, यही इन्वेंट्री कम हो रहा है, यही रिसीवेबल जो है वो बढ़ रहा है बेटा। लेकिन यहां पे जो है वो इन्वेंट्री ज्यादा से बढ़ रहा है और रिसीवेबल कम से बढ़ रहा है, क्योंकि हमने कम बेचा है कॉस्ट प्राइस पे, तो हमारा एसेट तो कम हो रहा है। ठीक है सर, एसेट कम हो रहा है मान गए। सर लेकिन क्या मेरा सी आंसर होगा, नहीं सर। सर इस पूरी ट्रांजैक्शन में कहीं पे भी लायबिलिटी का जिक्र नहीं है। सर ट्रेड पेबल्स होता है तो लायबिलिटी होती है ना भाई, यहां पे तो ट्रेड पेबल्स ही नहीं है सर, ना कोई और लायबिलिटी है ना लोन वोन है। तो सर एसेट्स तो डिक्रीज हो रहा है लेकिन लायबिलिटीज में नो चेंज। सर नो चेंज क्यों, सर इसीलिए कि इस ट्रांजेक्शन का मेरी लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं है, कैपिटल तो दूर की बात है। तो सर ये भी आंसर नहीं हुआ। अच्छा बी पे आओ बेटा। अ पेमेंट वॉज रिसीव फ्रॉम अ क्रेडिट कस्टमर आफ्टर अलाउइंग अ कैश डिस्काउंट। बोलता है भाई पेमेंट हमें मिली है कस्टमर से आफ्टर अलाउइंग कैश डिस्काउंट। सर इसमें चेक करते हैं आओ। सर अगेन, सर आपका यहाँ पे पेमेंट आपके पास आ रहा है यानी आपका बैंक भर जाएगा बेटा। बैंक भरेगा कम अमाउंट से क्योंकि आपने डिस्काउंट दिया है बेटा। बैंक भरेगा कम अमाउंट से, लेस से। और आपका डेटर कम होगा ज्यादा अमाउंट से। भाई डेटर को देने थे, भाई डेटर को देने थे 1000 रुपए, डेटर 800 रुपए दे रहा है, तो डेटर तो 1000 से कम होगा, बैंक में 800 होंगे। सर अगेन मेरा एसेट कम हो रहा है, लेकिन सर ये भी आंसर नहीं होगा
क्योंकि इसमें कहीं पे भी लायबिलिटी की बात नहीं हो रही। कस्टमर और बैंक और ये सारी चीजें आपकी एसेट हैं, लायबिलिटी का ताल्लुक नहीं है। सर इसका मतलब जो बचा वो ए है। ए इज द आंसर। आओ करते हैं इसको। अ पेमेंट वॉज मेड टू अ क्रेडिट सप्लायर आफ्टर टेकिंग अ कैश डिस्काउंट। इसको सुनना बेटा। सर पेमेंट वॉज मेड टू क्रेडिट सप्लायर, पेमेंट हो रही है यानी आपका बैंक कम हो रहा है। बैंक कम हो रहा है तो एसेट कम हो रहा है बेटा। सर पेमेंट वॉज मेड टू क्रेडिट सप्लायर, सर आपने जब उधार वापस कर दिया, सर जब आपने उधार वापस कर दिया आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी। सर तो एसेट डिक्रीज हो रहा है बैंक की वजह से। सर ट्रेड पेबल्स की पेमेंट कर दी, ट्रेड पेबल्स कम हो रहा है तो लायबिलिटी कम हो रहा है। सर तो कैपिटल कैसे इंक्रीज हो रहा है? बेटा आपको कैश डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट रिसीव्ड इज योर इनकम, इनकम बढ़ेगी तो कैपिटल बढ़ेगा। क्या ये क्लियर है हमें? चलें। बात बोलता है बेटा, द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग कंसिस्टिंग ऑफ प्रोसेसिंग अकाउंटिंग डेटा इन अ सर्टेन ऑर्डर। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर? सर हम सबने पढ़ा है व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर, अगर आपको याद हो बेटा। सर सबसे पहले जो है वो, सर सबसे पहले जो है सुन लो बेटा। अब बेटा देखो, आप वो वाला ट्रीटमेंट फॉलो नहीं करना जो हमने बिल्कुल बेसिक में पढ़ा था, कि हम जनरल जर्नल बनाते हैं, फिर हम जो है वो जनरल लेजर बनाते हैं, फिर हम जो है वो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर जो है हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। सर वो तो बिल्कुल बेसिक था। मैंने आपको एक अपडेटेड फॉर्मेट पढ़ाया था जब मैं डे बुक्स आपको पढ़ाया था, कि सबसे पहले जो है वो बुक ऑफ प्राइम एंट्री बनेगी बेटा, ये एक्चुअल फॉर्मेट है। फिर लेजर्स बनेंगे सेल और परचेज के, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है। तो सर इसके हिसाब से अगर देखूं तो ऑर्डर में मेरा आंसर ए होगा। पहले बिजनेस डॉक्यूमेंट्स आएंगे भाई, परचेज इनवॉइस आएगी, सेल्स इनवॉइस आएगी, परचेज इनवॉइस भेजूंगा सप्लायर को, सप्लायर मुझे माल भेजेगा, तभी तो बुक ऑफ प्राइम एंट्री बनाऊंगा। सर कस्टमर परचेज इनवॉइस भेजेगा तो मैं उसको सेल इनवॉइस भेजूंगा। तो पहले बिजनेस डॉक्यूमेंट्स आएगा बेटा, पहले डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज होंगे, उसके बाद आप बुक ऑफ प्राइम एंट्री में रिकॉर्ड करोगे सेल डे बुक, परचेज डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, सेल रिटर्न डे बुक, उसके बाद लेजर्स में रिकॉर्ड करोगे, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनेगा। चले आए, बहुत आसान आसान है बेटा ये। फोर्थ पे आ जाओ। इमरान मेड एन एंट्री ऑन डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इन द बैंक कॉलम। बोलता है कैश बुक के डेबिट साइड पे हमने जो है वो एंट्री बनाई है, कैश बुक के बैंक कॉलम के डेबिट साइड पे एंट्री बनाई है। बोलता है व्हाट कुड बी द कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट एंट्री रिप्रेजेंट। बोलता है डेबिट तो हमने कर लिया कैश बुक को, बताओ कि क्रेडिट पे हमने क्या किया होगा, यानी हमने बैंक डेबिट किया है बेटा, हमें क्रेडिट पे क्या, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट एंट्री क्या होगी हमें ये बताना है। सर इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। सर ट्रेड रिसीवेबल सुन लो बेटा, अगर इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल होता है तो एसेट बढ़ता है। सर एसेट बढ़ता है तो क्या क्रेडिट होगा, आप मुझे बताओ। सर हमने पढ़ा एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, ये तो बोल रहा है। बताओ कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट एंट्री, ये कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट एंट्री क्या रिप्रेजेंट करती है? सर इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल का मतलब तो एसेट बढ़ रहा है, और एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है बेटा, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। सर इंक्रीज इन नॉन करंट एसेट, सर नॉन करंट एसेट बढ़ता है तो भी डेबिट होता है सर, ये भी आंसर नहीं हो सकता। आपसे बोल रहे हैं बताओ क्या क्रेडिट हो सकता है। सर तीसरे पे है डिक्रीज इन ट्रेड पेबल। सर लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट होता है बेटा, ये तो क्रेडिट पूछ रहा है बेटा, क्रेडिट एंट्री रिप्रेजेंट, ए इज द आंसर। सर कैसे? सर कैश डिक्रीज का मतलब एसेट कम हो रहा है, एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है। चलें आगे, बस टाइप पे आ जाओ बेटा। सर कहता है देव सप्लाइज गुड्स टू पीटर ऑन क्रेडिट ऑन फर्स्ट अप्रैल, पीटर और देव 440 ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल, देव प्रोसेस द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, देव सप्लाइज गुड्स टू पीटर। अब बेटा जब भी इस तरह का सवाल आएगा आपको लिखना है कि आपको पता होना चाहिए कौन सेलर है कौन बायर है। देव सप्लाई कर रहा है तो देव सेलर हुआ बेटा, हाईलाइट कर लेना बेटा उसी वक्त एमसीक्यू में। सर पीटर इज बायर, आपसे कहता है पीटर और देव, पीटर उधार, पीटर के पास उधार है देव का। आपको कहता है व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इशूड बाय देव टू पीटर। अच्छा, इशूड बाय देव बेटा, देव स्टेटमेंट भेज रहा है बेटा, तो देव जो है वो कस्टमर की अकाउंटिंग करेगा बेटा। अगर पीटर भेज रहा होता तो पीटर अपने बायर की अकाउंटिंग करता। तो मैं अगर अब बेटा एक एक मैं छोटा सा जो है वो टी अकाउंट बनाऊं, तो मैं डेटर का अकाउंट बनाऊंगा बेटा। एसएलसी एक तरह का दिमाग में सोच लो, वैसे तो सेल लेजर बनना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमें एसएलसी का फॉर्मेट याद है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ बेटा। तो बीडी यहाँ आता था, याद करें, 440। इनवॉइस इशूड का मतलब क्या बेटा, आपने गुड्स बेचे हैं, तो सेल्स इधर आता था एज पर एसएलसी है। वैसे तो ये सेल लेजर है,
सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट नहीं है, क्योंकि सेल लेजर एक बंदे का अकाउंट बना रहा हूं, मैं पीटर का अकाउंट बना रहा हूं बेटा अपनी बुक्स में। सेल लेजर तो क्या होता है, जब देव अपने सारे कस्टमर्स का अकाउंट बनाए, लेकिन क्योंकि हमें एसएलसीए का फॉर्मेट याद होता है बेटा, तो सेल लेजर का भी है वही फॉर्मेट। मैं सिर्फ एसएलसीए बता रहा हूं ताकि आप एसएलसीए दिमाग में बनाकर देखो कि कौन सी साइट किधर आती है। उसके बाद बोलता है चेक रिसीव्ड आफ्टर पीटर डिडक्टेड कैश डिस्काउंट। तो 429 की हमें रिसिप्ट्स मिली हैं, रिसिप्ट्स यहाँ आती हैं बेटा, 429। और डिस्काउंट अलाउड इधर आता है बेटा, सर कितने का, 11 का। अब बोलता है डेबिट नोट रिसीव्ड एंड क्रेडिट नोट इशूड। सर क्या मैं दोनों लूंगा, सर कोई एक लेना है, सर कोई एक लेना है सर। मैंने आपको बताया था बेटा बिजनेस डॉक्यूमेंट्स के चैप्टर में, सेल रिटर्न होता है डेबिट, लेकिन नोट ऑपोजिट इशू होता है, क्रेडिट नोट इशूड होता है। तो जब हम बात कर रहे हैं ना कि देव स्टेटमेंट भेज रहा है, तो देव भेजेगा क्रेडिट नोट, देव क्रेडिट नोट इशू करेगा, और पीटर जो है वो डेबिट नोट रिसीव करेगा। मतलब देव जो है वो क्रेडिट नोट भेजेगा, तो पीटर क्रेडिट नोट रिसीव करेगा। और बदले में मैंने आपको बताया था बेटा कि पीटर जो है वो डेबिट नोट भेजेगा, और देव को रिसीव होगा बेटा। तो दोनों हैं एक ही, दोनों हैं एक ही। बस फर्क क्या है बेटा, ये पीटर, ये जो है वो देव इशू कर रहा है, और ये जो है वो देव रिसीव कर रहा है। तो सर दोनों की अमाउंट भी सेम है, आप एक ही लोगे बेटा, क्योंकि एक, बेटा देखो, हमेशा याद रखना, पहले जो है सेल रिटर्न का मतलब क्या है, कस्टमर ने गुड्स रिटर्न कर दिए। तो पहले तो बिजनेस को, पहले तो आप सेलर को बताओगे ना मैं गुड्स भेज रहा हूं, बायर भेजेगा डेबिट नोट, और सप्लायर या सेलर करेगा रिसीव डेबिट नोट, उसमें लिखा होगा कि तुम क्यों गुड्स भेजना चाहते हो। अगर सेलर सेटिस्फाइड है कि हाँ भाई बायर का क्लेम इज वैलिड, तो बायर सामने से भेजेगा क्रेडिट नोट। सर अगर दोनों की अमाउंट्स अलग अलग होती तो मैं क्या करता, सुन लो बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। सर सप्लायर ने पीटर ने मुझे डेबिट नोट भेजा, पीटर ने मांगा 60 का क्लेम, सेलर ने पूरी वेरिफिकेशन की, सेलर ने बोला भाई देखो मैं मानता हूं तुम्हारा क्लेम तो बनता है, लेकिन तुम्हारा क्लेम 60 नहीं है, 45 है। सर सेलर ने कितना अप्रूव किया क्लेम, 45। तो अगर यहाँ पे 60, अगर यहाँ पे लेट्स सपोज चलो 50 है, 50 और 45 होता ना, तो मैं 45 लिखता। क्यों, क्लेम भेजना इज नॉट रिटर्न, सेलर एक्सेप्ट कितना कर रहा है दैट विल बी योर सेल्स रिटर्न। तो यहां तो मसला नहीं है, यहां तो 50-50 है, तो कोई भी ले लो। लेकिन अगर बेटा 50 और 45 है, तो फिर मैं 45 लूंगा। याद रखना जितना सेलर एक्सेप्ट करेगा उतना ही क्लेम बायर को मिलेगा बेटा। तो मैं यहाँ 50 अभी तो ले रहा हूं, बट अगर अलग अलग अमाउंट होती, तो जितना सेलर अप्रूव करता है हमेशा उतना ही क्लेम होता है। क्या ये क्लियर है हम सबको, जरा टोटल बताएंगे बेटा कितना आता है, तो हम क्लोजिंग बैलेंस निकाल लें। सर ये आता है 6, 10, 800 आता है बेटा। तो जरा मुझे सीडी बता दो कि मेरे स्टेटमेंट के हिसाब से मेरा सीडी कितना आता है। हाँ भाई, कितना आता है, कोई सीडी बताएगा सर। हाँ बता दो यार। 490, 800 - 490, 310 आ रहा है, चेक करो। हाँ भाई, सर बी इज माई आंसर। क्या ये क्लियर है बेटा, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की है, याद रखना। अगर अमाउंट सेम है तो ठीक है, लेकिन अगर अमाउंट सेम नहीं है, तो जो क्रेडिट नोट इशूड की वाली अमाउंट होगी मैं वो लूंगा बेटा, क्योंकि मैं जब गुड्स, मेरा कस्टमर जब गुड्स रिटर्न कर रहा है, मेरी मर्जी है मैं उस रिटर्न को एक्सेप्ट करूं या ना करूं, और कितनी अमाउंट एक्सेप्ट करूं ये भी मेरे हाथ में है, क्योंकि मैंने माल बेचा है। क्या ये क्लियर कहता है सर। बड़े आसान है। Alicia entered the credit note she received in March in the correct returns journal. How was the total of the journal recorded in the ledger at the end of the month? सर तो Alicia entered the credit note she received. Alicia को क्रेडिट नोट मिल रहा है। सर अभी बात की थी, सेलर क्रेडिट नोट बेचता है, सेलर अगर क्रेडिट नोट भेजेगा तो बायर क्रेडिट नोट रिसीव करेगा। तो अगर क्रेडिट नोट रिसीव हो रहा है यानी अलीशा इज बायर। और अगर अलीशा की अकाउंटिंग की बात हो रही है, अगर अलीशा को क्रेडिट नोट मिल रहा है, तो अलीशा के लिए ये परचेज रिटर्न होगा। अलीशा के लिए क्या होगा, परचेज रिटर्न। सर अगर अलीशा के लिए परचेज रिटर्न होगा, तो हमें पता है बेटा परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है, तो ए इज द आंसर। बड़ा आसान। आपको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना था कि क्रेडिट नोट रिसीव हो रहा है तो अलीशा कौन है। अगर अलीशा बायर है तो परचेज रिटर्न, अगर अलीशा सेलर होती तो सेल रिटर्न होता, और सेल रिटर्न क्योंकि डेबिट होता है तो मैं लिखता डेबिट सेल्स रिटर्न। चले आगे हैं। उसके बाद बेटा
विच स्टेटमेंट अबाउट ट्रेड डिस्काउंट्स आर करेक्ट? सर हमने पढ़ा है सर, इट इज डेबिटेड इन सप्लायर अकाउंट। सर ट्रेड डिस्काउंट कभी बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं होता, पढ़ाया था आपको। सर इट इज ओनली गिवन इफ द इनवॉइस इज पेड विद इन द पीरियड अलाउड बाय सप्लायर। सर ये तो कैश डिस्काउंट का जो है वो स्टेटमेंट होता है। इट इज शोन एज रिडक्शन फ्रॉम द प्राइस ऑफ द गुड्स ऑन एन इनवॉइस। सर ये बिल्कुल ठीक है, इनवॉइस पे दिखता है आपको कि ट्रेड डिस्काउंट कितना मिला है। हमने याद करें बिल्कुल बेसिक्स में, जब मैं आपको परचेज इनवॉइस और सेल इनवॉइस बनाना सिखा रहा था, तो वहां मैंने आपको दिखाया था कि परचेज इनवॉइस और सेल इनवॉइस बनाते वक्त हम दिखाते हैं एज अ डिडक्शन। इट इज यूज टू इनकरेज बल्क बाइंग। बिल्कुल सर, बल्क में खरीदते हैं तभी मिलता है। तो 3 and 4 डी इज द आंसर। उसके बाद है व्हाई इज अ ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड बेटा? सर टू एनालाइज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सर अभी तो इनकम स्टेटमेंट एसओएफपी बना ही नहीं है, तो एनालाइज कैसे करोगे? टू कंट्रोल कॉस्ट ऑफ अ बिजनेस? नहीं सर, टू इवैल्यूएट परफॉर्मेंस। सर ये परफॉर्मेंस वगैरह तो इवैल्यूएट कब होती है? जब आप इनकम स्टेटमेंट एसओएफपी बनाते हो। सर टू असिस्ट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ट्रायल बैलेंस तैयार होगा तो ट्रायल बैलेंस से आप आराम से इनकम स्टेटमेंट एसओएफपी बना सकते हैं। आगे हैं, विच ग्रुप ऑफ अकाउंट बैलेंसेस वुड अपीयर इन द क्रेडिट कॉलम ऑफ अ ट्रायल बैलेंस? सर ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट पे क्या क्या आता है? सर एसेट परचेज ड्रॉइंग? नहीं सर, दो तीनों डेबिट पे आते हैं। सर डिस्काउंट रिसीव कैपिटल सेल्स रिटर्न? सर ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये गलत है। सेल रिटर्न डेबिट होता है, आपको बोल रहा है क्रेडिट कॉलम में कौन सा आता है। सर लायबिलिटी ठीक है, एक्सपेंस गलत, सेल्स ठीक है, एक्सपेंस डेबिट पे आता है। सर आंसर आया डी। सर सेल्स भी, सर सेल्स भी क्रेडिट होता है, कैपिटल भी क्रेडिट होता है, परचेज रिटर्न भी क्रेडिट होता है। इतने आसान आसान एमसीक्यूज है सर। उसके बाद है, अनरुस ड्राफ्ट ग्रॉस प्रॉफिट वॉज 17,000, हिज एक्चुअल करेक्ट प्रॉफिट वॉज 17,400, विच एरर हैड बीन मेड? बोलता है भाई हमारा ड्राफ्ट प्रॉफिट 17,000 था, लेकिन एक्चुअल करंट प्रॉफिट हमारा 17,400 होना चाहिए था। बताओ, बताओ बेटा कि किस गलती की वजह से, बताओ बेटा, ये बोलता है बताओ किस गलती की वजह से जो है हमने, बताओ, बोल रहा है बेटा बताओ किस गलती की वजह से हमने जो है ये 17,000 से 17,400 होना चाहिए था। तो आओ पढ़ते हैं। कहता है परचेज इनवॉइस फॉर 2600 हैड बीन रिकॉर्डेड इन परचेज जर्नल एज 2200। सर अब यहाँ आपने क्या किया है? सर परचेज इनवॉइस 2600 थी और हैड बीन रिकॉर्डेड इन परचेज जर्नल एज 2200, यानी आपने परचेज को कम कर दिया है बेटा। सर परचेज को बढ़ाना पड़ेगा। सर हमने पढ़ा है परचेज बढ़ता है तो प्रॉफिट कम होता है। यहाँ तो प्रॉफिट बढ़ रहा है बेटा, 17,000 से 17,400 प्रॉफिट होना चाहिए। यहाँ पे तो आपकी, आपने 2600 वाली परचेज 2200 की लिखी है, तो आपने परचेज को कम कर दिया है 400 से। सर परचेज कम हो रही है, अब आपको ठीक करने के लिए परचेज को बढ़ाना पड़ेगा। परचेज बढ़ाओगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, हमें तो प्रॉफिट का इंक्रीज दिखाना है। 17,000 से 17,400 पे जाना है तो इंक्रीज दिखाएंगे ना सर। तो ए तो आंसर नहीं हो सकता। अच्छा, सर डी पे आते हैं। सर कहता है डिस्काउंट रिसीव ऑफ 400 हैड बीन पोस्टेड टू डेबिट साइड ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। सर आपको, सर आपने इनकम को, सुन लो बेटा, कहता है डिस्काउंट रिसीव ऑफ 400 हैड बीन पोस्टेड टू डेबिट साइड ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। सर डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होता है, आपको इनकम को बढ़ाना था 400 से। सही है सर, सुनना बहुत गौर से। आपको इनकम को बढ़ाना था 400 से, आपने इनकम को डेबिट साइड पे लिख दिया है बेटा। सर अगर डेबिट साइड पे लिख दूंगा तो इनकम 400 से कम हो जाएगी। और हमने पढ़ा था रॉन्ग साइड होगा। अगर रॉन्ग साइड होगा, अगर रॉन्ग साइड होगा तो हमारा जो है वो करेक्ट साइड पे लिखूंगा बाय डबलिंग द अमाउंट। सर तो एरर ठीक करने के बाद तो मेरा प्रॉफिट 800 से बढ़ जाएगा। आपको तो 400 से प्रॉफिट बढ़ाना है बेटा। ये वाली कंडीशन में तो 800 से बढ़ रहा है। सर 800 कैसे आया? सर क्रेडिट होता है, हमने डेबिट कर दिया। तो मैंने आपको पढ़ाया था, इफ एन एरर इज रिकॉर्डेड ऑन रॉन्ग साइड इट विल बी करेक्टेड बाय रिकॉर्डिंग इट ऑन द करेक्ट साइड एंड डबलिंग द अमाउंट। अच्छा, सी तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। सी पे आओ। डिस्काउंट अलाउड ऑफ 400 हैड बीन पोस्टेड टू क्रेडिट साइड ऑफ डिस्काउंट अलाउड। सर अब ये तो मैं पढ़ भी नहीं रहा, क्यों? सर अगेन वही डबल वाला ही अफेक्ट है। एक तो डबल वाला अफेक्ट है, और एक्सपेंस को जब रिकॉर्ड करने जाऊंगा ना तो मेरा प्रॉफिट भी कम होगा बेटा, बढ़ेगा नहीं, कम होगा। डिस्काउंट अलाउड से प्रॉफिट कम होता है ना भाई। अगर तुमने डेबिट वाली चीज को क्रेडिट बना लिया, यानी तुमने एक्सपेंस को कम कर दिया है, तो प्रॉफिट तुम्हारा बढ़ गया होगा। सही करने के बाद तो प्रॉफिट कम होगा, ये तो प्रॉफिट बढ़ने का कह रहा है बेटा। अच्छा सर, बी इज माई आंसर इसका मतलब। सर बी कैसे आंसर हुआ, आओ प्रूव करता हूं। कहता है सेल इनवॉइस फॉर 2600 हैड बीन रिकॉर्डेड इन सेल्स जर्नल एज 2200। सर 2600 वाली सेल्स मैंने 2200 की रिकॉर्ड कर ली है, तो मैंने सेल्स को कम कर दिया है। सही करने जाऊंगा तो सेल्स को बढ़ाना पड़ेगा 400 से। सेल्स को बढ़ाऊंगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। क्या ये क्लियर है भाई? आगे है। बात बोलता है सर, उसके बाद बोलता है, आ जाए। सर उसके बाद बोलता है पॉल डिस्कवर्ड
देखना बेटा, कहता है पॉल डिस्कवर्ड, पॉल कैलकुलेटेड हिज प्रॉफिट फॉर द ईयर टू बी 40,000। बोलता है भाई पॉल ने प्रॉफिट निकाला है, और प्रॉफिट जो है ना वो आया है भाई 40,000। पॉल देन डिस्कवर्ड द फॉलोइंग एरर्स, द एक्सपेंस इंक्लूडेड रेट्स प्रीपेड 1,000 फॉर द फॉलोइंग ईयर। भाई पता चला एक्सपेंस में एक प्रीपेड शामिल था। जाहिर सी बात है हमने एडजस्ट नहीं किया होगा बेटा, हमने पढ़ा है सर, हमने पढ़ा है। हम प्रीपेड, प्रीपेड जो है वो, प्रीपेड की वजह से हमारा एक्सपेंस कम होता है बेटा। क्यों? क्योंकि हम लेस करते हैं प्रीपेड को, क्योंकि वो इस साल का एक्सपेंस नहीं है। अच्छा, तो सर अगर हमने 1,000 का प्रीपेड इंक्लूड ही नहीं किया है बेटा, तो इसका मतलब हमने एक्सपेंस को कम ही नहीं किया। तो एक्सपेंस को कम नहीं किया तो हमारा प्रॉफिट जो है वो कम हो रहा होगा, बढ़ा नहीं होगा। अच्छा ठीक है सर, तो एक्सपेंस कम करना है, और एक्सपेंस कम करेंगे तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ओके। 600 ओट फॉर इलेक्ट्रिसिटी हैड बीन ओमिटेड। सर ओट का मतलब अखरूट, सर अखरूट से एक्सपेंस बढ़ता है, ओमिट कर दिया, यानी हमने एक्सपेंस को बढ़ाया ही नहीं और हमने अपने प्रॉफिट को भी कम नहीं किया है। ठीक है सर, उसके बाद कहते हैं सेल रिटर्न ऑफ 10,000 हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड। सर सेल रिटर्न को रिकॉर्ड नहीं किया, सेल रिटर्न बढ़ता है, प्रॉफिट कम होता है बेटा। सर तो आए जरा मैं करेक्टेड प्रॉफिट निकाल लेता हूँ बेटा। सर 40,000 मेरा ड्राफ्ट प्रॉफिट है बेटा। कहाँ करूँ वर्किंग, यहाँ करता हूँ आ जाए। सर मैं बेटा, मैं जिस तरह वर्किंग कर रहा हूँ ना, मुझे अब हर पेपर में इसी तरह वर्किंग चाहिए। हारून और अनाबी और ये बाकी सारे लोग, आप लोगों ने जिस तरह मुझे डायरेक्ट आंसर लिख के भेजे ना, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे प्रॉपर वर्किंग चाहिए हर चीज की। सर ड्राफ्ट प्रॉफिट 40,000 है। सर पहले मैं ऐड कर दूंगा प्रीपेड इंक्रीज 1,000, फिर मैं कर दूंगा लेस अक्रूड इंक्रीज 600, फिर मैं कर दूंगा बेटा लेस सेल्स रिटर्न इंक्रीज 10,000 से। जरा बताओगे मेरा करेक्टेड प्रॉफिट कितना आता है? हाँ भाई, कितना आता है मेरा करेक्टेड प्रॉफिट सर? जरा कोई बताएगा? बोलो भाई, कितना आता है मेरा करेक्टेड प्रॉफिट भाई? 41 और 31, 31 और 30,400 आ रहा है मेरे हिसाब से। जरा चेक करो हारून, यही आ रहा है? सर बी इज माई आंसर। क्या ये क्लियर है भाई? जल्दी अगले वाले पे हैं। That the total of Simon's trial balance did not agree and he opened a suspense account. He then found that when he had restored the impress with 70, he had recorded it correctly in the petty cash book but had recorded it on the wrong side of main cash book. This was the only error. सर आओ जरा रिस्टोर की एंट्री पढ़ते हैं। सर मैं आपको बता रहा हूं बेटा, अगर आप सस्पेंस ओरिजिनल एंट्री, एंट्री मेड रेक्टिफाइंग एंट्री बनाकर नहीं करोगे, कभी भी आंसर सही नहीं आएगा, याद रखना बेटा। सर हम इम्प्रेस सिस्टम की एंट्री क्या बनाते हैं अगर आपको याद हो? सर हम इम्प्रेस सिस्टम की एंट्री बनाते हैं पेटी कैश डेबिट और कैश बुक क्रेडिट। उसमें जो भी बोलता है कैश या बैंक कॉलम, ठीक है जाने दें वो। ये ओरिजिनल एंट्री पेटी कैश रिस्टोर की बनती है बेटा। सर ये कहता है हैड बीन रिकॉर्डेड इट करेक्टली इन द पेटी कैश बुक, यानी हम एंट्री मेड बनाते वक्त पेटी कैश बुक तो हमने सही डेबिट किया है बेटा, लेकिन आपसे कहता है हैड बीन रिकॉर्डेड ऑन रॉन्ग साइड ऑफ मेन कैश बुक। कैश बुक को क्रिएट करना था रॉन्ग साइड, यानी हमने कैश बुक को कर दिया होगा डेबिट। सर एरर अफेक्टिंग है नॉट अफेक्टिंग है, मैंने आपको बोला था एंट्री मेड का ट्रायल बैलेंस बनाकर देखेंगे, डेबिट पे 140 आ रहा है बेटा, क्रेडिट पे 0 आ रहा है। एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस है, एक नाम सस्पेंस का आएगा बेटा। सर पेटी कैश बुक डेबिट होना था, सही डेबिट किया है दोनों जगह। कैश बुक को क्रेडिट करना था, मैंने डेबिट कर दिया है बेटा। हमने पढ़ा इफ एन एरर इज रिकॉर्डेड ऑन रॉन्ग साइड इट विल बी करेक्टेड बाय रिकॉर्डिंग इट ऑन द करेक्ट साइड एंड डबलिंग द अमाउंट। मैं कैश बुक को करूंगा क्रेडिट 140 से बेटा, क्योंकि रॉन्ग साइड थी, और मैं सस्पेंस को कर दूंगा डेबिट 140 से। सर, सर अब आप जरा यहाँ चेक करो। हम ठीक है सर, हमें ये तो पता चल गया आंसर 140 होगा, 70 70 तो हो ही नहीं सकता, आंसर 140 है। अच्छा सर, अब ये मैं कैसे डिसाइड करूं कि 140 क्रेडिट है या डेबिट? आपसे कहते हैं व्हाट इज द ओपनिंग एंट्री इन द सस्पेंस अकाउंट। सर ये तो बता रहे हैं कि एरर ठीक करने के बाद क्या हुआ है। सर ओपनिंग एंट्री के लिए क्या करना पड़ेगा? सर अगर बोलता सस्पेंस किस साइड पे आ रहा है एंट्री में, तो आप लिख देते डेबिट। आपसे कह रहा है ओपनिंग एंट्री किधर आएगी। सर आपने अभी ट्रायल बैलेंस बनाया था, डेबिट पे 140 आ रहा था, क्रेडिट पे 0 आ रहा था। हमने पढ़ा है ना बेटा, हम क्या करते हैं, हम जब ट्रायल बैलेंस बनाते हैं हम दोनों साइड्स को इक्वल करते हैं और हम सस्पेंस बैलेंसिंग फिगर लिखते हैं। तो शॉर्टेज किधर है? क्रेडिट पे है बेटा। तो ये 140 जो है वो क्रेडिट पर आ रहा है बेटा। तो 140 ऑन क्रेडिट साइड का ये मतलब है बेटा कि एंट्री मेट का ट्रायल बैलेंस बनाकर देखना, जिस साइड पे सस्पेंस आ रहा होगा उस साइड पे आपको लिखना है, क्योंकि इसने ओपनिंग एंट्री मांगा है, इसने ये नहीं बोला एरर में डबल एंट्री में सस्पेंस किधर आ रहा है। क्या ये क्लियर है भाई? जल्दी से बताओ हाँ दोस्त।
क्या ये क्लियर है सर? जल्दी बता दें भाई। तो सर इस वजह से मेरा आंसर सी होगा और डी नहीं होगा। चलें आगे हैं। उसके बाद बोलता है जमाल बैंक स्टेटमेंट शोड ओवरड्राफ्ट अनप्रेजेंटेड ये रहा, अनक्रेडिटेड ये रहा। बहुत आसान सर, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। मैंने आपको बताया था बेटा, जब भी बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से स्टार्ट करता हूं बेटा, जब भी बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से स्टार्ट करता हूं और मुझे अपडेटेड कैश बुक पर जाना होता है तो मैं यूपीसी लेस करता हूं और मैं यूसीडी ऐड करता हूं। यही पढ़ा था बेटा हमने कि हम यूपीसी जो है वो लेस करते हैं बेटा। तो यूपीसी अगर लेस कर रहे हैं तो 385 यार, कैलकुलेटर हाथ में रखो यार, और यूसीडी ऐड करते हैं तो 255। बताओगे बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक कितना आता है? नेगेटिव, बताएं कितना नेगेटिव आ रहा है। हाँ भाई, कितना नेगेटिव आ रहा है? जल्दी जल्दी बताओ भाई, निकालो भाई। कितना नेगेटिव आ रहा है सर? बोलो भाई, कितना आ रहा है? हारून, यहाँ भी तुम वैल्यू भी गलत निकाल रही हो। ये दिख नहीं रही है? माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है। 1590 नेगेटिव आ रहा है बेटा। सर नेगेटिव का मतलब हमें कैश बुक के हिसाब से बताना है। सर हमारा नेगेटिव क्रेडिट साइड पे आता है। सी इज द आंसर। उसके बाद है यार, ये जल्दी जल्दी अगर आंसर नहीं बताओगे ना तो फिर फायदा नहीं है, मैं क्लास ऑफ कर दूंगा अगर आप, इफ यू गाइस आर नॉट इंटरेस्टेड आई मीन। सर उसके बाद कहता है विच आइटम्स आर इंक्लूडेड इन सेल एज कंट्रोल अकाउंट? सर गुड्स रिटर्न बाय क्रेडिट सप्लायर नहीं सर, कस्टमर के आते हैं। डेट्स दैट हैव बीन रिटर्न ऑफ यस। गुड्स सोल्ड फॉर कैश नहीं। चेक रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर लेटर डिसऑनर्ड बिल्कुल आता है सर। 2 and 4 इज द आंसर यानी डी। उसके बाद है आफ्टर प्रिपेयरिंग हिज फाइनेंशियल स्टेटमेंट जॉन्टी डिस्कवर्ड टू एरर्स हैड बीन मेड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। व्हीकल रिपेयर कॉस्ट 1500। आओ ओरिजिनल एंट्री एंट्रीमेट बनाते हैं। नहीं बनाओगे नहीं होगा सस्पेंस का सवाल। मैं आज आपको बता रहा हूं, आप अपनी चलानी है चला लो, कभी भी एग्जाम में एमसीक्यू में सही नहीं होगा अगर तुम ये काम नहीं कर रहे हो। व्हीकल रिपेयर ओरिजिनल एंट्री बनती है व्हीकल रिपेयर डेबिट, कैश क्रेडिट बेटा। सर 1500 से। अब देखते हैं इसने क्या किया है। सर ये भाई कहते हैं हैड बीन डेबिटेड टू व्हीकल अकाउंट। सर व्हीकल रिपेयर एक्सपेंस होता है, व्हीकल अकाउंट एसेट होता है, आपने एक्सपेंस की जगह एसेट अकाउंट में डाल दिया है यानी व्हीकल डेबिट 1500। कैश के बारे में कुछ नहीं लिखा, अजम्पशन होगी। बिल्कुल ठीक किया है बेटा। सर तो अब मैं रेक्टिफाइंग क्या बनाऊंगा? व्हीकल रिपेयर्स डेबिट व्हीकल क्रेडिट बेटा 1500 से। सर दूसरे पे है लीगल फीस ऑफ 2100 had been included in expense। अब बेटा सुन लो, लीगल फीस रिलेटिंग टू परचेज ऑफ न्यू प्रेमिसेस। मैंने आपको बताया था बेटा, नए एसेट पे जो भी खर्चा होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, वो एक्सपेंस नहीं होता बेटा। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब नॉन करंट एसेट बनना चाहिए, तो एंट्री तो बननी चाहिए नॉन करंट एसेट डेबिट 2100। लेट सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूं, कैश क्रेडिट 2100। आपने क्या किया है बेटा? सर आपने एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट कर दिया है। सर तो ठीक कैसे करूंगा? सर नॉन करंट एसेट डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट। अब रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, ये क्या बोलता है। इग्नोरिंग डेप्रिसिएशन व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ दीज एरर्स ऑन जॉन्टी। ये नहीं बोल रहा के, ये नहीं बोल रहा के ठीक करने के बाद क्या हुआ है, बोल रहा है ठीक करने से पहले क्या हुआ था प्रॉफिट पे। सर ठीक करने से पहले क्या हुआ था? सर ठीक करने से पहले आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया था तो आपका प्रॉफिट भरा हुआ था सर, और आपने अपने एक्सपेंस को भरा दिया था तो आपका प्रॉफिट कम हुआ था बेटा। 1500 से आपका प्रॉफिट भरा हुआ था और 2100 से आपका प्रॉफिट कम हुआ था। 1500 से भरा हुआ था भाई, प्लस 1500 माइनस 2100। सर तो नेट आपका प्रॉफिट कितने से कम हुआ था? सर 600 से नेगेटिव में था। मैं एग्जाम में मैंने एमसीक्यू की समरी वीडियो जब आपको पढ़ाई थी उसमें भी बताया था। सस्पेंस में ये बोलता है बताओ एरर ठीक करने के बाद क्या हुआ या एरर की वजह से क्या हुआ। यहां वो पूछ रहा है एरर की वजह से क्या हो रहा है, ठीक करने के बाद क्या इंपैक्ट आएगा वो नहीं पूछ रहा। तो मैं रेक्टिफाइंग एंट्री को नहीं देखूंगा, मैं देखूंगा होना क्या चाहिए था, ओ होना क्या चाहिए था और हुआ क्या।
तो व्हीकल रिपेयर्स डेबिट होना चाहिए था, लेकिन मैंने एसेट को डेबिट किया था, यानी मैंने एक्सपेंस बुक नहीं किया। एक्सपेंस बुक नहीं किया तो प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, तभी +1500 लिखा है। यहाँ पे एसेट रिकॉर्ड करना था, लेकिन मैंने एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया है, तो मैंने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया होगा तो मेरा प्रॉफिट कम हो गया होगा, तभी -2100 लिखा है। तो नेट इंपैक्ट -600। के बाद अगले वाले पे हैं सर, उसके बाद अगले वाले पे हैं। अगला वाला कहता है भाई, विच आइटम इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट। सर बड़ा ही आसान है, सर बड़ा ही आसान है। सर रेंट रिसीव्ड इज योर रेवेन्यू रिसिप्ट। नॉन करंट एसेट बेचना इज कैपिटल रिसिप्ट बेटा, मैंने आपको बताया था। सर कैश इन्वेस्टेड बाय ओनर ऑफ द बिजनेस, सर ये इनकम, ये तो कैपिटल रिसिप्ट है। बेटा रेवेन्यू रिसिप्ट क्या बताया था? डे टू डे। डे टू डे, तो डे टू डे क्या हर कोई ओनर, क्या ओनर हर हर रोज पैसे लेकर आएगा? नहीं सर। क्या आप नॉन करंट एसेट हर हर साल में एक दफा बेचोगे? क्या लोन आप हर दफा लोगे? नहीं सर। लेकिन रेंट आपको हर महीने मिलेगा बेटा। 17 पे है बेटा। कहता है सैमुअल स्टार्टेड हिज बिजनेस ऑन 1 Jan एंड बॉट 2 डिलीवरी वैन्स 12,000 ईच। डेप्रिसिएशन 10% है, कैलकुलेटेड मंथली यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। ऑन 1 April ही सोल्ड वन ऑफ द वैन्स एंड रिप्लेस्ड इट विद अ लार्जर वन कॉस्टिंग 24,000। व्हाट वाज द बैलेंस ऑन प्रोविजन ऑन 31 December? अच्छा सर बड़ा आसान, हमें पीएफडी का अकाउंट बनाना है बेटा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का हमें अकाउंट बनाना है बेटा। और हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाते हैं बीडी से। पहले तो बीडी पता होना चाहिए कि 1 जनवरी पे बीडी कितना था, फिर इस साल का चार्ज कितना था, फिर अगर हमने डिस्पोजल किया है तो उसका रिवर्सल कितना था, और फिर हमें सीडी निकालना है। तो हमें तो सीडी निकालना है बेटा, हमें ये निकालना है। अब हमें ये सब कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो जनवरी 23 में हमने दो एसेट्स खरीदे थे, तो और हमें अकाउंट बनाना है दिसंबर 24 का, यानी 1 जनवरी 24 पे हमें बीडी चाहिए। तो 23 में जितना भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा वो 23 का सीडी होगा और 24 का बीडी बन जाएगा बेटा। मैंने दो व्हीकल्स खरीदी थी, 12,000 ईच की। तो अगर मैं 2023 का डेप्रिसिएशन देखने जाऊं बेटा, अगर मैं 2023 का डेप्रिसिएशन देखने जाऊं तो 12,000 इंटू 10%, ऐसा ही है। 12,000 इंटू 10%, और दो मोटर व्हीकल्स है बेटा। तो मुझे बताओगे सर कितना आता है? 2400 आता है बेटा। 2400 में 1200 एक एसेट का है, 1200 दूसरे एसेट का है बेटा, ठीक है। अच्छा सर, इसका मतलब आपका बीडी तो 2400 हो गया। 1 जनवरी 2024 पे आपका बीडी 2400 हो गया बेटा। अच्छा सर, फिर आपने 1 अप्रैल 2024 पे एक वैन बेच दी है और आपने एक नई वैन खरीद ली है। अच्छा सर ठीक है। सर आपने एक वैन बेच दी है तो आपने डिस्पोजल कर लिया है बेटा। सर 2024 में, सर 2024 में जो सोल्ड वैन थी, मैं उसका डेप्रिसिएशन निकाल रहा हूं अभी सिर्फ। 12,000 की वैन थी, 10% था, और मैंने जनवरी से लेके 31 मार्च तक मंथ्स गिनने हैं। क्यों? 1 अप्रैल से तो आपका वो एसेट ही नहीं है। जब आपका एसेट नहीं है तो आप ओनर नहीं हो, आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे। सर तो 3/12 करेंगे, जरा इसका कितना आता है कोई बताएगा? हाँ भाई 300 आता है, जरा चेक करो। सर डिस्पोजल में रिवर्स करते हैं डेप्रिसिएशन। सर 1200 पहले साल लगाया था, 300 दूसरे साल लगाया है, 1500 आ गया बेटा। सर इनकम स्टेटमेंट कैसे निकालूं? सर 2024 में, सर 2024 में एक एक वैन आपके पास ये वाली थी बेटा, एक आपके पास 23 वाली वैन थी। मैं करंट डेप्रिसिएशन निकाल रहा हूं बेटा। सर एक तो 12,000 वाली वैन पूरी थी, 10%, जो कि 1200 आ गया। आपने नई वैन खरीदी है बेटा 24,000 की, इंटू 10% इंटू 9/12। 9/12 क्यों? सर आप अप्रैल से उस वैन के मालिक बने हो, अप्रैल से दिसंबर तक 9 मंथ्स होते हैं। जरा बताओगे कितना आता है? 1800 आता है, जरा चेक करो बेटा। और सर जो आपने पुरानी वैन बेची है इस साल, उसमें आपने 3 महीने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करके बेचा था। तो आपकी करंट डेप्रिसिएशन कितनी हुई बेटा? 15 15 3 3300 आपकी करंट डेप्रिसिएशन। मुझे बताओगे मेरा सीडी कितना आता है? हाँ भाई मुझे बताएंगे सर मेरा सीडी कितना आता है? आप तो बताएंगे ही नहीं। 2400 प्लस 3300 माइनस 1500 बेटा। सर 4,200 आपका सीडी आएगा, विच इज बी। क्या ये अनाबिया? उसके बाद है बेटा, a carpenter uses revaluation method of depreciation for hand tools used in the business. All hand tools used at the end of the financial year, including those bought during the year, are revalued. New hand tools were purchased during the year, but no hand tools were disposed of. Which value of hand tools shows the calculation of depreciation? मैंने आपको revaluation अकाउंट में बताया था। ओपनिंग एट परचेज लेस डिस्पोजल करूंगा बेटा, लेस क्लोजिंग करूंगा बेटा, तो आपके पास जो है डेप्रिसिएशन आ जाएगी।
तो बस ये इक्वेशन है बेटा, इस इक्वेशन को ऑप्शन में ढूंढते हैं। बोलता है वैल्यू एट स्टार्ट ऑफ द ईयर लेस कॉस्ट ऑफ न्यू टूल्स वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर। सर आपसे कहता है न्यू हैंड टूल्स वर परचेज, यानी परचेजेस आएगा बेटा। ये तो सिंपल कह रहा है स्टार्ट और एंड वाली वैल्यू को माइनस कर दो। सर अगर स्टार्ट और एंड वाली वैल्यू को माइनस कर दूंगा तो परचेजेस कहाँ गया, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता बेटा। वैल्यू एट स्टार्ट ऑफ द ईयर लेस वैल्यू एट एंड ऑफ द ईयर, सर ये भी मैं नहीं कर सकता सर। वैल्यू एट स्टार्ट ऑफ द ईयर प्लस वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर लेस न्यू एंड टूल्स परचेज। सर ओपनिंग में ऐड परचेज होता है और लेस क्लोजिंग होता है, ये तो बोल रहे हैं ओपनिंग में क्लोजिंग को ऐड कर दो और परचेज को लेस कर दो। वाह वाह क्या बात है सर, डी आंसर है। देखना पढ़ना बेटा मेरे साथ, वैल्यू एट स्टार्ट यानी ओपनिंग प्लस न्यू टूल्स परचेज लेस वैल्यू एट एंड ऑफ द ईयर। बिल्कुल ये फिट बैठता है। सर डिस्पोजल कहाँ गया, डिस्पोजल तो है नहीं बेटा, उसने यहाँ लिख के दे दिया नो हैंड टूल्स वर डिस्पोज। तो आपकी इक्वेशन बनेगी ओपनिंग एड परचेज लेस क्लोजिंग, तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा क्योंकि डिस्पोजल तो है ही नहीं सवाल में बेटा। उसके बाद सर कहता है at the end of year 1 a trader created a provision of 5%, at the end of year 2 she decided to increase provision to 6%। trade receivables year 1 पे भी बताया हुआ है, year 2 पे भी बताया हुआ है। what amount would the trade payables should be included। प्रोविजन की अमाउंट इनकम स्टेटमेंट में एयर 2 पे पूछ रहा है बेटा। सर पहले तो एयर 1 का निकाल लूं प्रोविजन। सर एयर 1 का अगर मैं प्रोविजन निकालने जाऊंगा तो 4800 का 5% मुझे बताओगे कितना आता है। हाँ दोस्त करंट एस्टिमेट बताओ बेटा कितना आता है, 240 आता है सर। सर प्रीवियस जीरो है, 240 से इंक्रीज हो गया बेटा। एयर 2 पे आओ, 7500 का 6%, जरा बताओगे कितना आता है करंट एस्टिमेट। हाँ भाई बताओ कितना आता है करंट एस्टिमेट सर। 7500 450 आता है ओके। सर प्रीवियस एस्टिमेट है 240, बताओ कितना इंक्रीज हो रहा है प्रोविजन। हाँ भाई कितना इंक्रीज हो रहा है प्रोविजन बेटा। 450 माइनस 240, 210 से इंक्रीज हो रहा है बेटा। इंक्रीज यानी एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ता है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है बेटा। तो बी इज द आंसर। चले आगे हैं उसके बाद 20 पे। सर आपसे कहता है एंड ऑफ इन्वेंट्री हेल्ड बाय स्पोर्ट्स क्लब, ये रहा कॉस्ट एनआरवी बोल रहा है। बोलता है विच इन्वेंट्री वैल्यू शोन इन एसओएफ, मैंने आपको बताया था लोअर ऑफ कॉस्ट, तो एनआरवी पे रिकॉर्ड करता हूँ। मुझे एक वैल्यूएशन बेसिस का कॉलम बनाना पड़ेगा बेटा, एग्जाम में यही साइड पे ही बना लेना। दोनों में से जो लोअर होगा उस पे जाएगा। अगर मैं फुटबॉल किट्स की बात करूं बेटा तो लोअर एनआरवी है, एनआरवी पे वैल्यू करोगे। अगर मैं ट्रैक सूट की बात करूं तो लोअर कॉस्ट है बेटा, तो कॉस्ट पे वैल्यू करोगे। अगर मैं जो है फुटबॉल बूट्स की बात करूं तो अगेन लोअर कॉस्ट है बेटा, तो कॉस्ट पे वैल्यू करूंगा। जरा बता देंगे कितना आ रहा है सर। 440 और 160, 600 आ रहा है, चेक करो। ए इसमें बताया था बेटा, दोनों में से जो लोअर होगा उस पे रिकॉर्ड करूंगा। चले आगे। व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ रनिंग अ बिजनेस एज सोल ट्रेडर। सर बोलता है बिजनेस सोल ट्रेडर की तरह अगर चला रहा हूं तो उसका डिसएडवांटेज क्या है। सर द ओनर डज नॉट हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सर ये तो फायदा हुआ ना, जिस तरह पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देते हैं यहाँ नहीं देना है, तो ये तो फायदा हुआ ना, ये नुकसान थोड़ी हुआ। सर ओनर इज एंटाइटल्ड टू ऑल प्रॉफिट मेड बाय द बिजनेस, ये भी फायदा हुआ सोल ट्रेडर का। सोल ट्रेडर में एक ही ओनर होता है, सारा प्रॉफिट उसको आता है मिलता है। द ओनर मस्ट शेयर द डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉफिट, सर वो शेयर नहीं करता, ये डिसएडवांटेज नहीं है। सर ओनर्स पर्सनल पोजेशंस एंड आर एट रिस्क इफ बिजनेस फेल्स, मैंने आपको बताया था। अनलिमिटेड लाइबिलिटी बिजनेस होता है, आप लोगों ने भी बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा। अगर बिजनेस फेल हुआ उसके पर्सनल एसेट्स विल आल्सो बी एट स्टेक। उसके बाद है व्हाट इज शोन इन द कैपिटल एंड लाइबिलिटी सेक्शन ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ बिजनेस। बोलता है क्या शो होता है कैपिटल एंड लाइबिलिटी के सेक्शन में। अच्छा, कैपिटल एंड लाइबिलिटी का सेक्शन, हाउ द रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड बाय द बिजनेस। सर ये तो नहीं बताता, यूज कैसे होता है ये तो नहीं बताता। द वर्किंग कैपिटल ऑफ बिजनेस ये भी नहीं बताता। टोटल अमाउंट ओड बाय बिजनेस एंड टोटल अमाउंट ओड टू बिजनेस ये भी नहीं बताता सर। सर बताता है वेयर द रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस हैज कम फ्रॉम, ये बताता है बेटा आपको कैपिटल का सेक्शन। सर कैसे बताता है। सर कैपिटल बताता है कि ओनर से पैसा आया है, और लाइबिलिटी बताता है, सुन लो, लाइबिलिटी बताता है कि उधार से पैसा आया है। तो आपको सोर्सिंग ऑफ फंड बताता है बेटा आपका कैपिटल एंड लाइबिलिटी का सेक्शन एसओएफपी का। चलें आगे हैं। उसके बाद बोलता है भाई व्हाट इज बेंस शेयर ऑफ रेजिडुअल प्रॉफिट। सर निकाल लो बेंस का शेयर ऑफ रेजिडुअल प्रॉफिट। शेयर एंड प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली करते हैं बेटा। सर आपका प्रॉफिट है 20,000, सर हमने पढ़ा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस होता है बेटा 5,000 और 4,000 बेटा। सर ड्राइंग्स नहीं है यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं है, ड्राइंग्स है। सर
यानी ना कोई सैलरी है ना कुछ है। रेजिडुअल प्रॉफिट कितना आ गया, कोई मुझे बताएगा? हाँ भाई, 15 और 11,000 मेरा रेजिडुअल प्रॉफिट आ रहा है, जरा चेक करो बेटा। सर उसका आधा बेन का होगा, आधा इज 5,500। ए इज माई आंसर, इतना आसान सर। उसके बाद आया, कहता है फ्रैंकी इज अ पार्टनर, ही हैज बोथ कैपिटल एंड करंट अकाउंट, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? एनी लोन्स, आज उसको जरा पढ़ते हैं। बोलते हैं एनी लोन्स ही मेक्स टू द पार्टनरशिप आर एडेड टू हिज कैपिटल अकाउंट बैलेंस। लोन ही मेक्स टू द पार्टनरशिप आर एडेड टू हिज कैपिटल अकाउंट। सर लोन कभी भी कैपिटल अकाउंट में नहीं आता, पढ़ा था हमने। सर सी पे आओ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वुड इंक्रीज अ क्रेडिट बैलेंस ऑन हिज करंट अकाउंट। बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से क्रेडिट बैलेंस ऑन करंट अकाउंट इंक्रीज होगा। सर करंट अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो डेबिट साइड पे आता है, तो क्रेडिट साइड का बैलेंस कैसे इंक्रीज होगा? गलत है। सर द बैलेंस ऑन हिज कैपिटल अकाउंट फॉल्स व्हेन हिज ड्रॉइंग एक्सीड्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। सर ड्रॉइंग्स के भरने से, शेयर ऑफ प्रॉफिट के कम होने से मेरे कैपिटल अकाउंट पे इंपैक्ट नहीं आएगा, मेरे करंट अकाउंट पे इंपैक्ट आता है बेटा। क्योंकि हम जब करंट अकाउंट बनाते हैं तो ड्रॉइंग्स भी उसमें आ रहा होता है और शेयर ऑफ प्रॉफिट भी आ रहा होता है, तो उसका इफेक्ट करंट अकाउंट पे होगा, कैपिटल पे थोड़ी होगा बेटा। सर आंसर इज ए, ओ सॉरी बी, ही कैन हैव अ डेबिट बैलेंस ऑन हिज करंट अकाउंट बट नॉट ऑन हिज कैपिटल अकाउंट। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस हो लेकिन कैपिटल में डेबिट ना हो। सर जाहिर सी बात है, करंट अकाउंट में हमने पढ़ा है ना, यहाँ पे सारी डिस्ट्रीब्यूशन आती है और यहाँ सारा विड्रॉल आता है। तो अगर ये साइड मेरी हैवी है बेटा, इसका मतलब मेरा करंट तो डेबिट है। सर लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपका कैपिटल भी बिजनेस से ऑफ हो गया। करंट एंड कैपिटल आर टू सेपरेट थिंग्स बेटा। ठीक है सर। उसके बाद आए बेटा, बोलते हैं व्हाट इज इंक्लूडेड इन इक्विटी ऑफ अ लिमिटेड कंपनी। सर इक्विटी ऑफ लिमिटेड कंपनी में क्या आता है? सर क्या डिबेंचर आता है? नहीं सर, डिबेंचर नॉन करंट लायबिलिटी है। सर क्या रिजर्व आता है? यस, ये इक्विटी है। सर क्या गुडविल आता है? नहीं सर, ये तो नॉन करंट एसेट है। सर क्या ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आता है? यस सर। तो 2 और 4 इज माई आंसर। इतने आसान आसान एमसीक्यूज यार। उसके बाद है, कहते हैं व्हाट इज शोन इन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ अ म्यूजिक क्लब। सर हमने पढ़ा था म्यूजिक क्लब मतलब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में आता क्या है? पैसा आना और जाना। सबसे पहले तो ये कहता है क्लब सरप्लस और डेफिसिट। सर ये तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आता है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में थोड़ी आता है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एंड अक्रूड, भाई देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव तो आती है लेकिन अक्रूड थोड़ी आती है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स सिर्फ इतना बताता है कि कितना सब्सक्रिप्शन मिला है। सर तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। सर डेप्रिसिएशन ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बेटा डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस होता है, सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आता है। डेप्रिसिएशन के आप किसी को पैसे थोड़ी देते हो कभी। सर आंसर इज ए, समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन। सर कैश और बैंक पैसा आना और जाना ये बताता है मेरा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। तो कितने रह गए? 35, ओके। चले यहाँ जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, कोशिश करते हैं इसको जल्दी जल्दी खत्म करें। सर कहता है मेडवे सोशल क्लब रन अ कैफे फॉर इट्स मेंबर्स। सेल्स बता दिए 15,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बता दिए 12,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ कॉफी हैड बीन इंक्लूडेड एट कॉस्ट बट हैड डिटोरिएटेड एंड वाज वर्थ 500। व्हाट वाज प्रॉफिट ऑन कैफे टू बी ट्रांसफर्ड? बड़ा ही आसान है बेटा। आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स 12,000 था बेटा, आपका उसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री शामिल था 1,000 का, आज वो क्लोजिंग इन्वेंट्री 500 का हो गया है बेटा। सर यानी, सर यानी आप जब कॉस्ट ऑफ सेल्स बना निकालते हो बेटा, आप जब कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालते हो बेटा, तो आप कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्लोजिंग इन्वेंट्री लेस करते हो, तो 1,000 लेस हुआ हुआ होगा बेटा। अब आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,000 नहीं है, 500 है। तो आपको अपने कॉस्ट ऑफ सेल्स को बढ़ाना पड़ेगा बेटा 500 से। तो आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गया 12,500। सर क्यों बढ़ाना पड़ेगा बेटा? याद करो, ओपनिंग इन्वेंट्री एड परचेज लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री करते हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आता है। आपको जो कॉस्ट ऑफ सेल्स 12,000 निकाल के दिया हुआ है उसमें इन्वेंट्री 1,000 की आ रही है, तो आपने 1,000 माइनस किया हुआ होगा। आज वो क्लोजिंग इन्वेंट्री 500 की हो गई है बेटा, तो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या हो गई है बेटा? आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हुई हुई है। आपको अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स को बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए 500 प्लस कर रहा हूं बेटा। तो अब मेरा प्रॉफिट आ गया सर सिंपल, 15,000 माइनस 12,500। तो आपका प्रॉफिट आएगा बेटा 2,500। अगर इस तरह समझ आता है इस तरह कर लो। दूसरी एग्जांपल मैंने आपको बताई थी अगर आपको याद हो। सर वैसे आपका प्रॉफिट आता है 15,000 माइनस 12,000 यानी 3,000। हमने पढ़ा था क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,000 से 500 हो रही है यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री कम हो रही है। मैंने सस्पेंस में पढ़ाया था क्लोजिंग इन्वेंट्री कम होती है तो प्रॉफिट कम होता है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री 500 से कम हो रही है, तो 500 से कम होने की वजह से 3,000 आपका पहले प्रॉफिट था, अब 500 से कम हो गई तो आपका प्रॉफिट 2,500 हो जाएगा। आप इस तरह भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है बेटा, दोनों में से किसी भी तरीके से आप कर सकते हो।
उसके बाद बोलता है विच स्टेटमेंट अबाउट वर्क इन प्रोग्रेस इज करेक्ट। सर मैंने आपको बताया था मैन्युफैक्चरिंग में जिन पे काम अभी पूरा नहीं हुआ है बेटा, आ जाए पढ़ते हैं। बोलता है इट कंसिस्ट ऑफ कंप्लीटेड एंड पार्टली कंप्लीटेड गुड्स। सर कंप्लीटेड गुड्स कंसिस्ट नहीं करता। इट इज एडजस्टेड फॉर व्हेन कैलकुलेटिंग प्राइम कॉस्ट। नहीं सर, प्राइम कॉस्ट में एडजस्ट नहीं होता। इट इज इंक्लूडेड एज इन्वेंट्री इन एसओएफपी। सर ये आंसर बिल्कुल सही है। इट इज इंक्लूडेड इन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड इनकम स्टेटमेंट। सर मैन्युफैक्चरिंग में तो इंक्लूड होता है, इनकम स्टेटमेंट में नहीं आता। तो डी, डी बी और ए आंसर नहीं है, आंसर सी है बेटा। उसके बाद है सर, कहता है मैन्युफैक्चरर कैलकुलेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर द ईयर एट 57,000। इट वाज फाउंड दैट लाइटनिंग एंड हीटिंग ऑफ 2,000 हैड बीन omitted. 75% of lighting is allocated to factory and 20% of lighting and heating is allocated to office. What is the correct cost of production? सर ये जो 2,000 का लाइटनिंग एंड हीटिंग है, इसका 75% आपके ऑफिस में फैक्ट्री में जाना चाहिए। जरा बताओगे 75% कितना आता है? हाँ दोस्त, जरा बताओ बेटा 75% कितना आता है 2,000 का? हाँ भाई, 2,000 का 75% कितना आता है? 1400। बेटा 70% 1,400 आता है ना, 75% 1,400 थोड़ी होगा हारून। 1,500 आता है सर। सर आपकी कॉस्ट है ना लाइटनिंग एंड हीटनिंग की, ओमिट कर दिया है। आपकी कॉस्ट बढ़ेगी बेटा, आपकी पुरानी कॉस्ट थी 57,000, 1,500 ऐड कर दो बेटा, आपकी नई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 58,500 हो जाएगी। डी इज द आंसर बेटा। क्या ये क्लियर है सर? जल्दी बताएं हाँ। दो बाद है, कहते हैं Farid did not keep a full set of accounting records. He purchased goods on credit terms and sales were made on cash. बोलता है Farid compared his assets and liabilities at start and end. He recorded the following changes at the end of the financial year. Decrease in non-current assets, decrease in inventory, increase in trade payables. The bank balance had changed from a debit balance of 4,200 to overall draft of 7,100. What is the change in Farid's capital? सबसे पहले तो बेटा, सबसे पहली बात तो, अगर आपका नॉन करंट एसेट बढ़ रहा है, अगर मैं इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन बनाऊं बेटा, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, तो आपका नॉन करंट एसेट का इंक्रीज से आपका कैपिटल बढ़ेगा बेटा। तो इससे तो आपका कैपिटल बढ़ रहा है। मैं इसको यहां लिखता हूं बेटा। हाँ, तो नॉन करंट एसेट बढ़ने से आपका कैपिटल बढ़ता है। तो आपका पहले वाली ट्रांजैक्शन में तो कैपिटल बढ़ गया है 11,000 से। डिक्रीज इन इन्वेंट्री, आ जाओ। इन्वेंट्री डिक्रीज से एसेट कम होगा, एसेट कम होगा तो कैपिटल कम हो जाएगा। सर 6,100 से आपका कैपिटल कम हो रहा है। उसके बाद है इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स। सर एसेट तो छोड़ दो, सर आपके लायबिलिटी पे, सर आपके लायबिलिटी जो है वो 3,000 से बढ़ रहा है। सर लायबिलिटी बढ़ेगा, सर अगर लायबिलिटी बढ़ेगा, क्या कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट आएगा? हाँ भाई, अगर लायबिलिटी बढ़ेगा, क्या मेरे कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट आएगा सर? बोलो भाई। हाँ दोस्त, क्या मेरे लायबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट आएगा सर? सर एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है ना। तो अगर ट्रेड पेबल्स बढ़ रहा है, इससे मेरे कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि ये वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो नो अफेक्ट। उसके बाद कहता है बैंक बैलेंस डेबिट बैलेंस से चेंज होकर ओवरड्राफ्ट में हो गया है। सर इसका मतलब आपका एसेट कम हुआ है 4,200 से, आपका लायबिलिटी बढ़ा है 7,100 से। सर अकाउंटिंग इक्वेशन देखो, ए इज इक्वल टू एल प्लस सी। सर तो आपका लायबिलिटी बढ़ा है 7,100 से, आपका एसेट कम हुआ है 4,200 से। सर इसका मतलब, सर इसका मतलब आपका कैपिटल कितने से कम हुआ होगा, जरा बताएंगे? हाँ भाई, जरा डिफरेंस निकाल लो इन दोनों का। ए इज इक्वल टू एल प्लस सी अगर करो बेटा, और मैं -4,200 यहाँ लिख रहा हूँ और मैं यहाँ 7,100 प्लस लिख रहा हूँ, तो मेरा ये -4,200 आंसर कब आएगा? मेरा ये -4,200 आंसर कब आएगा? जब मेरा कैपिटल और ज्यादा से कम हो रहा होगा। जरा ऐड करके बताओगे कितने ज्यादा से कम हो रहा है सर? -4,200 -7,100 कर दो ना बेटा, तो आंसर आ जाएगा आपके पास। -4,200 -7,100 बेटा, तो आपका ये जो कैपिटल है, ये आपका 11,300 से कम हो रहा है। कम हो रहा है बेटा। क्यों? क्योंकि एसेट कम होकर लायबिलिटी बन गया है बेटा। अब सुनना, बोलते हैं व्हाट इज चेंज इन फरीज कैपिटल। सर सबसे पहले तो 11,000 से बढ़ रहा था तो पॉजिटिव, सर फिर 6,100 से कम हो रहा था तो नेगेटिव, फिर 11,300 से कम हो रहा था। बताओ नेट कितने से कम हो रहा है बेटा? सर 11,000,
-6100, कम का मतलब माइनस लिख रहा हूं बेटा, और -11300। सर मेरा नेट कैपिटल जो है, ये क्या हुआ है भाई? एक सेकेंड ना, माइनस। सर एक सेकेंड, ये लायबिलिटी बढ़ रहा है, इससे भी आपका कैपिटल कम होगा बेटा 3000 से। तो -3000 भी आ जाएगा बेटा। तो आपका आंसर आ गया डिक्रीज बाय 9400, विच इज बी। क्या ये क्लियर? लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ेगा तो आपका कैपिटल कम होगा सर, बढ़ेगा नहीं। जो नो चेंज नहीं होगा, कम होगा आपका कैपिटल। हारून, क्या ये क्लियर है हारून? हारून, चले आगे हैं। अब बिजनेस प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, रेवेन्यू बता दिया, जीपी बता दिया, बोलते हैं परसेंटेज मार्कअप बताओ। इससे हलवा क्या होगा बेटा? जीपी अपॉन सेल्स। अच्छा अब एक बात सुनना बेटा, आपसे मार्कअप पूछ रहा है, मार्जिन नहीं पूछ रहा। सर, सर मार्कअप होता है जीपी अपॉन कॉस्ट इन 200। आंख खोल के पढ़ना एग्जाम में। सर अगर आपका रेवेन्यू 100 है और आपका जीपी 20 है, तो आपका कॉस्ट कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा बेटा। तो मार्कअप क्या होगा? 20 डिवाइड बाय 80 इंटू 100। जरा बता दो कितना आंसर आता है बेटा? जरा बता दो बेटा कितना आंसर आता है सर? भाई बताएं सर। बोले सर, कितना आ रहा है? सर 25% आ रहा है। आर यू श्योर 25% आ रहा है भाई? ओके। सर उसके बाद बोलता है, वाई माइट अ ट्रेडर विश टू इंक्रीज हिज ट्रेड पेबल्स टर्नओवर डेज। सर ट्रेड पेबल टर्नओवर डेज का मतलब आप ट्रेड पे आप उधार वाले को लेट पैसे पे कर रहे हो। सर कोई बिजनेस क्यों चाहेगा लेट पैसे देना बेटा? सर इसलिए चाहेगा ताकि उसका जो है वो पहली बात तो टू रिसीव मोर कैश डिस्काउंट, डिले से पेमेंट करोगे तो सप्लायर आपको डिस्काउंट नहीं देगा। टू कीप फंड्स अवेलेबल फॉर अदर पर्पस, बिल्कुल हो सकता है बेटा कि आप जो है वो फंड अवेलेबल फॉर अदर पर्पसेस कर रहे हो। टू इंप्रूव टोटल वर्किंग कैपिटल, सर इससे वर्किंग कैपिटल इंप्रूव नहीं होता। तो आंसर इज सी। उसके बाद है बेटा, उजमा प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट हर फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग। Uzma wants to improve her profit in future and is considering four options. Which option would provide the biggest increase in her profit for the year? अच्छा, बोलती है अर्निंग कमीशन विच वुड इंक्रीज प्रॉफिट फॉर द ईयर बाय 20%। सर निकाल कर देखो ना, 7800 का इन 220% करो। मैं यहाँ नहीं करता, नीचे करता हूँ। बोलती है अर्निंग कमीशन होगा, इससे हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। 7800 का 120% बताओगे बेटा कितना आता है? जरा चेक करते हैं बारी बारी, किससे हमारा प्रॉफिट सबसे ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, जरा बताओ। 7800 का 120% बताओ बेटा। कमीशन अर्न करेंगे तो हमारी इनकम बढ़ जाएगी बेटा। जरा निकालो 7800 का 120%। मैं निकालो, अच्छा 9360, ओके। उसके बाद है, कहता है इंक्रीज एडवर्टाइजिंग बाय 1000 विच वुड इंक्रीज ग्रॉस प्रॉफिट बाय 2500। सर बोलता है एडवर्टाइजिंग इंक्रीज कर दो 1000 से, यानी आपकी एडवर्टाइजिंग हो जाएगी बेटा। मैं अगर ऑप्शंस बनाऊं यहाँ पे आपकी आसानी के लिए, तो अगर ऑप्शन बी की हम बात माने, ए तो बहुत सिंपल था बेटा, अगर ऑप्शन बी की हम बात मानेंगे तो हमारी एडवर्टाइजिंग 1000 से बढ़ जाएगी, यानी हमारा एक्सपेंस हो जाएगा 3700। और हमारा जो जीपी है बेटा, वो बढ़ जाएगा 2500 से। जरा मुझे बताओगे मेरा जीपी कितना आता है? हाँ भाई, 21850 प्लस 2500, जरा करो बेटा कितना आता है मेरा जीपी? 21850 प्लस 2500, जरा करो मेरा करेक्टेड जीपी, नया जीपी कितना आएगा ऑप्शन बी के हिसाब से? बताओ भाई, बताओ भाई। 24350। सर माइनस कर दें आप जरा इसमें, 24350 माइनस 3700 माइनस 11350 सेम है। जरा बताएंगे प्रॉफिट कितना आता है ऑप्शन बी से? जरा बता दें ऑप्शन बी से प्रॉफिट कितना आता है बेटा? बोलो बेटा। 9300। तो सर इससे आंसर 9300 आ रहा है।
सर सी में कहता है इंक्रीज द सेल्स प्राइस विच वुड इंक्रीज ग्रॉस प्रॉफिट बाय 2000। हमने पढ़ा है ग्रॉस प्रॉफिट अगर बढ़ेगा तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा बेटा। तो 7800 प्लस 2000, 9800। ठीक है सर। फिर कहता है सर डायरेक्ट भी कर सकते हो बेटा, ये करने की जरूरत नहीं है, अभी तो मैंने आपको करके दिखा दिया, अब मैं डायरेक्ट करूंगा देखना। बोलता है रिड्यूस द अदर एक्सपेंसेस बाय 1500 एंड अर्निंग कमीशन ऑफ 1000। अब बेटा सुनो, आपका नेट प्रॉफिट अगर 7800 है और आप एक्सपेंसेस कम कर रहे हो 1500 से, एक्सपेंस करने से आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। प्रॉफिट बढ़ेगा तो ऐड कर दूं बेटा 1500। डायरेक्ट कर रहा हूं अब इंस्टेड ऑफ प्लॉटिंग इट अप। एंड अर्निंग कमीशन ऑफ 1000, इनकम बढ़ रही है सर प्लस 1000। बता दो नेट प्रॉफिट कितना आता है। हाँ भाई, बता दो नेट प्रॉफिट कितना आता है। तो मैंने एक करके दिखा दिया, अब मैं डायरेक्ट आंसर में ही कर रहा हूं बेटा। जरा बताओ कितना आता है नेट प्रॉफिट 7800 प्लस 2500, कितना आता है 10300। सर सबसे ज्यादा प्रॉफिट डी की वजह से हो रहा है। डी विल बी माय आंसर। क्या ये क्लियर है? हाँ भाई, क्या ये क्लियर है सर? उसके बाद आए Sally's business has reached its overdraft limit of 1500. Sally is considering the following actions, asking the bank to increase the bank overdraft limit to 2000। बोलती है which actions will improve working capital of the business। सर बोलता है विच एक्शंस विल इंप्रूव वर्किंग कैपिटल ऑफ द बिजनेस। सर बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ाने से तो वर्किंग कैपिटल कम होगा। ओ, वर्किंग कैपिटल डिटोरिएट होगा बेटा, कम थोड़ी होगा। ओ, इंप्रूव थोड़ी होगा। बोरिंग 2000 फ्रॉम अ रिलेटिव एंड पेइंग बैक इन 6 मंथ्स। सर अगेन आप उधार ले रहे हो, आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है तो वर्किंग कैपिटल डिटोरिएट होगा। वर्किंग कैपिटल निकलता कैसे? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो क्योंकि आप 6 महीने में पैसा पे करोगे तो आपकी करंट लायबिलिटी बढ़ेगी, और करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो वर्किंग कैपिटल डिटोरिएट होगा। यहां पे भी यही मसला है, बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ाओगे तो करंट लायबिलिटी बढ़ जाएगा। बात वर्किंग कैपिटल की हो रही है, वर्किंग कैपिटल निकलता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अच्छा, ऑब्टेनिंग अ लोन ऑफ 2000 फ्रॉम द बैंक रीपेबल इन 2 years। इसका सुनना बेटा, सर एक तो आपको लोन का पैसा बैंक में मिल रहा है, आपका करंट एसेट बढ़ जाएगा, आपके करंट लायबिलिटी पे नो अफेक्ट। सर क्योंकि 2 साल का लोन नॉन करंट लायबिलिटी होता है, करंट लायबिलिटी नहीं होता, तो मेरा वर्किंग कैपिटल इंप्रूव हो जाएगा। सर दूसरे पे पेइंग 2000 फ्रॉम सैलीज पर्सनल बैंक अकाउंट इनटू द बिजनेस बैंक अकाउंट। सर इससे भी आपका करंट एसेट बढ़ेगा, करंट लायबिलिटी पे नो अफेक्ट आएगा, तो आपका वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगा। तो आंसर इज डी। क्या ये क्लियर है? हाँ भाई, क्या ये क्लियर है सर? शुरू के पहले और दूसरे में आपकी करंट लायबिलिटी बढ़ रही है, करंट लायबिलिटी बढ़ेगी बेटा तो वर्किंग कैपिटल डिटोरिएट होगा। क्या ये क्लियर है? फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। When does a business recognize the income of sale goods on credit? Sir, when the goods, सब इसका हमेशा बेटा याद रखना, जब भी मैं सेल्स कब रिकॉर्ड करता हूं, व्हेन अ चेक इज रिसीव फ्रॉम कस्टमर। नहीं सर, पेमेंट मिलने पे थोड़ी रिकॉर्ड करूंगा। व्हेन अ चेक इज रिसीव्ड इनटू द बिजनेस बैंक अकाउंट। नहीं सर, व्हेन गुड्स आर ऑर्डर्ड। नहीं, व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड। जब तक गुड्स डिलीवर नहीं करूंगा मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं होगा। जैसे ही मैंने गुड्स कस्टमर को भेज दिए, अब मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया है। नाउ आई एम नॉट दी ओनर, मेरा कस्टमर मेरे गुड्स का ओनर होगा। उस टाइम पे आप सेल्स रिकॉर्ड करोगे। क्या ये